दोस्तों, सुज़लॉन एनर्जी की बात करें तो यहाँ पे स्टॉक के अंदर आज फिर से पॉजिटिव माहौल बना। कल गिरावट हुई थी क्योंकि बाजार में तूफानी गिरावट थी। अब सुज़लॉन एनर्जी के स्टॉक को लेकर कुछ बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। आने वाले समय में क्या संभावना बन सकती है उसको लेकर ब्रोकरेज हाउस ने भी अपनी रिपोर्ट जारी की है। इसके अलावा ग्लोबल विंड एनर्जी काउंसिल की तरफ से भी कुछ बड़ा फैसला हुआ है। सरकार ने भी यहाँ पे अपनी नई रणनीति तय कर दी है विंड एनर्जी सेक्टर को लेकर। तो यहाँ पे बहुत सारी बातें जिनको हम एक-एक करके डिस्कस करेंगे। सुज़लॉन का शेयर जो काफ़ी नीचे आ गया है और ये सुज़लॉन अकेला नहीं है, बहुत सारे स्टॉक जो इस समय बाज़ार में काफ़ी नीचे आ गए गिरावट की वजह से। अब ये गिरावट थमने वाली है या फिर अभी भी गिरावट का सिलसिला बाकी है, समझने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड्स, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एस बी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत। सबसे पहले BSE सेंसेक्स की बात कर ले तो 74,535 के स्तर पर आज क्लोजिंग थी। 325 पॉइंट की तेजी देखने को मिली, यानी 0.44% दौड़ा सेंसेक्स। कल बहुत बड़ी गिरावट हुई थी, करीब 2200 पॉइंट की गिरावट देखने को मिली। तो सेंसेक्स कल ज़बरदस्त गिरा, आज थोड़ी रिकवरी देखने को मिली है फिर से। तो आज तेज़ी तो भले बनी हुई हो, लेकिन आप ये क्लियरली देख सकते हो कि आज इंट्राडे में जो तेज़ी बनी 75,286 उससे फिर से बाजार नीचे आया करीब 600-700 पॉइंट, जिसकी वजह से कुछ स्टॉक है जो दबाव में आ गए, नीचे आ गए। निफ्टी एनर्जी की बात करें, यहाँ पर भी काफ़ी अच्छी तेज़ी थी। 35,908 के स्तर पे क्लोजिंग दी है 0.75% की तेज़ी के साथ। तो आज एनर्जी सेक्टर ने भी बेहतर किया है और नतीजा ये रहा कि सुज़लॉन के स्टॉक ने भी आज कमाल कर दिया है। क्लोजिंग आज 41.93 पर रही है। 2.04% की शानदार तेज़ी आज देखने को मिली। तो यहाँ पे देखो कि 41.09 पर क्लोजिंग थी कल की, आज पॉजिटिव शुरुआत हुई 41.40 पर। इंट्राडे में भी 41.34 का ही लो बना, मतलब स्टॉक के अंदर गिरावट बिल्कुल नहीं हुई और हाई में 42 तक चला गया। तो एक बात तो क्लियरली समझ में आ रही है कि 38 का लो बनाने के बाद स्टॉक अब ऊपर की तरफ ही ट्रेड कर रहा है और 40 का इसने एक सपोर्ट है उसको अब बनाए रखा है, मेंटेन रखा है, वहाँ से ऊपर जा रहा है। यहाँ से एक मतलब बाउंस बैक की संभावना बिल्कुल दिखाई दे रही है। अब यहाँ पे जो बड़ी रिपोर्ट निकल के आ रही है, इंडिया की जो सोलर और विंड कैपेसिटी है वो मैसिव ग्रोथ देखने को मिल सकती है 2036 तक। क्या है आगे की संभावना? तो यहाँ पे इंडियन गवर्नमेंट आने वाले 2036 तक ग्रीन एनर्जी रेवोल्यूशन लाने की तैयारी कर रही है, यानी सोलर पावर की जो कैपेसिटी है वो आने वाले समय में आप देख सकते हो कि यहाँ से ज़बरदस्त तरीके से बढ़ाने की प्लानिंग है और विंड एनर्जी की कैपेसिटी भी आने वाले समय यहाँ से इस लेवल से ट्रिपल हो सकती है। गवर्नमेंट की यही मंशा है क्योंकि इस समय जो क्राइसिस चल रही है, क्रूड ऑयल की प्राइस जो बढ़ रही है, जिससे दबाव स्थिति बन चुकी है कि कोई अल्टरनेट निकाला जाए जो ग्रीन एनर्जी जो है वही रिवॉल्यूशन ला सकता है। आने वाले समय जो हम इंडिया के लिए इंपोर्ट करते हैं, हम 95% 90 तक परसेंट तक क्रूड ऑयल, उसको हमें कम करना है और ईवी व्हीकल और इसके अलावा देखें तो जहाँ पे भी ग्रीन एनर्जी के माध्यम से घर की ऊर्जा की आवश्यकता अगर हम पूरे करें तो क्रूड ऑयल की हम जो डिपेंडेंस है उसको काफ़ी कम कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए ये जो रोड मैप है ये सिर्फ एक होप नहीं दिखा रहा है, बल्कि फंडामेंटली भी यहाँ पे देख सकते हो कि ये जो दुनिया की सबसे बड़ी पॉपुलेशन वाली कंट्री है वो अपने पावर सेक्टर के लिए अपने रास्ते तलाश रही है और जो ग्लोबल क्लाइमेट की जो कमिटमेंट है उसको पूरा करने की सरकार पूरी कोशिश कर रही है। अब यहाँ पे सोलर सेक्टर के लिए देखें तो सरकार की क्या क्या मंशा है, तो उसमें देखें मेगा सोलर पार्क बनाने की तैयारी है। लगातार नए मेगा सोलर पार्क बनाए जा रहे हैं जिससे ज़्यादा से ज़्यादा बिजली का निर्माण किया जा सके। इसके अलावा डिसेंट्रलाइज किया जा रहा है रूफटॉप सोलर की स्कीम को। अब रेसिडेंशियल जो कमर्शियल बिल्डिंग्स है वहाँ पे मिनी पावर प्लांट लगाए जा रहे हैं सोलर रूफटॉप के माध्यम से। ज़्यादा से ज़्यादा जो भी बिजली की खपत है उसको सोलर रूफटॉप के माध्यम से पूरा किया जा रहा है। इसके अलावा जो हमारी एग्रीकल्चर की आवश्यकता है उसको भी सोलर पंप और एग्री पीवी सिस्टम के माध्यम से कंप्लीट किया जा रहा है। यानी इस समय कृषि प्रधान देश है इंडिया, 80% हमारा जो भी पूरा का पूरा इकोनॉमी कृषि से आधारित है और वहाँ पे अगर हम सोलर के माध्यम से बिजली की खपत को पूरा करें तो बहुत सारी हमारी बिजली बच सकती है। तो ये 3 रास्ते से यहाँ पे सोलर सेक्टर में ये काम हो रहा है सरकार की तरफ से। अब गवर्नमेंट यहाँ पे मिनिस्ट्री की तरफ से जो गोल सेट किया है कि विंड एनर्जी की ट्रिपल कैपेसिटी प्राप्त करनी है आने वाले समय तक। तो इसके लिए आप देखिए जो भी प्रॉब्लम है उस प्रॉब्लम का निपटारा करना है।
तो ये देख सकते हो कि कई बार जब बिजली का निर्माण नहीं हो पाता, जैसे कि मानसून सीजन में देखिए बादल होते हैं तो बिजली नहीं बन पाती है सोलर से, रात में भी बिजली सोलर से नहीं बन पाती और इसीलिए विंड की आवश्यकता है, विंड हवा के माध्यम से बिजली बनाते हैं। तो जब सोलर जनरेशन काफ़ी कम हो जाता है तब विंड ही इसके लिए एकमात्र जरिया है। तो इसके लिए गवर्नमेंट ऑफशोर विंड के ऊपर फोकस कर रही है। आप देखिए ज़्यादा से ज़्यादा गुजरात, तमिलनाडु के अंदर जो कोस्ट है वहाँ पे ऑफशोर विंड इंस्टॉल करने की तैयारी चल रही है, उसके लिए टेंडर जारी किए जा रहे हैं। इसके लिए रीपावरिंग के ऊपर फोकस किया जा रहा है। अब देखिए रीपावरिंग में जो पुराने जो ओल्ड विंड टर्बाइन है उसको रिप्लेस किया जा रहा है। उसकी जो टर्बाइन है, उसकी जो मॉडल, उसकी मशीनरीज है उसको बदला जा रहा है ताकि उसकी स्पीड मिले और ज़्यादा बिजली निर्माण हो सके। तो 2 के ऊपर खास फोकस किया जा रहा है। एक तो नए टेंडर लाके ऑफशोर विंड प्रोजेक्ट लाए जा रहे हैं और रीपावरिंग किया जा रहा है। जो बहुत पुरानी विंड टर्बाइन है जो 1980-90 में लगी है, उनकी टेक्नोलॉजी पुरानी है, बहुत बड़ी साइज़ में, लेकिन वो उतना बिजली का निर्माण नहीं करे। तो वहाँ पे अब नई टर्बाइन्स वगैरह बनाई जा रही है, बिछाई जा रही है या फिर उसको रिप्लेस करके फ्रेश उसके जो भी पार्ट्स हैं डाले जा रहे हैं, ब्लेड बदली जा रही है, उसका मशीनरीज बदली जा रही है। तो सारी के सारी टेक्नोलॉजी बदलाव करके इसमें नया लाने की तैयारी की जा रही है। तो यहाँ पे अगर हमें 2400 घंटे सातों दिन बिजली की आवश्यकता है, तो जो कोल और गैस के ऊपर हमारी इसमें डिपेंडेंस है उसको कम करना होगा। क्योंकि हम कोल इंपोर्ट करते हैं, गो गैस भी इंपोर्ट करते हैं और ऐसे में जब रसिया और यूक्रेन का इशू हुआ तब से प्रॉब्लम शुरू हो चुकी है ऑलरेडी और इस बार ईरान और इज़राइल के युद्ध ने इसमें आग में घी का काम किया है। यहाँ पे देख सकते हो कि कितनी प्रॉब्लम हो रही है, गैस मिल नहीं पा रही है और इसीलिए चाहते हैं कि हमारी जो भी ऊर्जा की आवश्यकता है उसको रिन्यूएबल के माध्यम से पूरा किया जाए ताकि आने वाले समय फिर से ऐसी मुसीबत ना हो। सरकार ने अपना गोल सेट कर दिया है, देख सकते हो कि यहाँ पे 2030 तक 500 गीगावाट की कैपेसिटी को प्राप्त करना है और 2070 तक नेट जीरो पे जाना है। यानी जो भी हम ऊर्जा की आवश्यकता होगी उसको क्लीन एनर्जी के माध्यम से ही पूरा करेंगे। कोल बेस्ड थर्मल पावर प्लांट वगैरह सारे बंद होने वाले हैं। अब रिन्यूएबल एनर्जी की इंस्टॉल कैपेसिटी प्राप्त करने में कुछ चैलेंजेस भी है जो फेस किए जा रहे हैं, उसका सॉल्यूशन निकालना होगा सरकार को। पहला अगर प्रॉब्लम देखें तो वो है ग्रिड कनेक्टिविटी। पावर तो बच जाती है लेकिन उसको सप्लाई करने के लिए ग्रिड से अच्छे से कनेक्टिविटी नहीं हो पा रही है, उसकी प्रॉब्लम हो रही है। दूसरा है स्टोरेज सॉल्यूशन। तो बिजली तो बन जाएगी सोलर से और विंड से, लेकिन उसको स्टोर नहीं किया गया तो वेस्ट जाएगी। इसलिए बैटरी एनर्जी स्टोरेज ज़्यादा से ज़्यादा लाने होंगे। जहाँ पर भी आप देखें तो सोलर या विंड के माध्यम से बिजली बनती है, वहीं पर स्टोरेज भी अवेलेबल किए जाने पड़ेंगे। इसके अलावा सप्लाई चेन को मजबूत करना होगा। डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग, सोलर सेल्स और विंड टर्बाइन वगैरह जो इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग हो रहे हैं उसको यहाँ पे लाना होगा। जो हम इंपोर्ट करते हैं उसको बंद करना होगा। ये अब इस समय जो प्रॉब्लम है इसका निपटारा करते ही यहाँ पे एक शानदार तेजी की संभावना बनेगी। ये सेक्टर बहुत अच्छा कर सकते हैं। एक जो बड़ी अपडेट और निकल के आ रही है, ग्लोबल विंड एनर्जी जो काउंसिल है उन्होंने गवर्नमेंट से कहा कि आप फास्ट ट्रैक पर कंस्ट्रक्शन शुरू करें ग्रिड कनेक्शन के लिए। यानी जितने भी विंड टर्बाइन्स है जो आप समझ सकते हो कनेक्टिविटी है उसको बढ़ाया जाए। तो स्टेट ऑफ हॉर्मुज की प्रॉब्लम इस समय हुई है। आप देखिए गैस और जो हमारी क्रूड ऑयल वगैरह की सब आने वाले के रास्ते बंद हो गए। ऐसे में अब आवश्यकता है कि ज़्यादा से ज़्यादा विंड एनर्जी के माध्यम से ऊर्जा की ज़रूरत को पूरा किया जाए और ऐसे में सरकार से कहा गया कि इसके लिए रास्ते क्लियर किए जाए ताकि जल्द से जल्द ये हम देख सकते हो कि अपनी जो आवश्यकता है उसको पूरी करें विंड एनर्जी के माध्यम से। तो यहाँ पे देखो कि बहुत सारी कंट्री जिसमें साउथ कोरिया है, इजिप्ट, जापान, सिंगापुर, यूके ने ऑलरेडी यहाँ पे रिन्यूएबल डेवलपमेंट के लिए अपने तरफ से पॉलिसी बना दी है और इस समय दूसरे जो कंट्रीज है उनको भी जल्द से जल्द ये फैसला करना चाहिए ताकि जो भी ऊर्जा की आवश्यकता है वो रिन्यूएबल के माध्यम से पूरी हो सके। तो इस समय सरकार की आवश्यकता यही है कि जल्द से जल्द निर्णय ले ताकि जो आने वाले निकट भविष्य में ऐसे ही अगर ग्लोबल वार शुरू होती है तो इंडिया को इतनी प्रॉब्लम ना हो। अब यहाँ पे सुइलोन की बात करें, ये सबसे बड़ी हैरानी है कि भारी भरकम गिरावट के बावजूद भी और आंतरिक चुनौतियों के बावजूद भी जो बड़े ब्रोकरेज हाउस है वो सुइलोन का दामन नहीं छोड़ रहे। भले ही उन्होंने अपने पुराने टारगेट में कुछ कटौती की हो, लेकिन सबकी बाय की रेटिंग अभी भी बरकरार है। सुइलोन को लेकर मोतीलाल ओसवाल हो, नोमा हो, जेएम फाइनेंशियल, वो सब अपनी तरफ से बाय की रेटिंग दे रहे। यानी एक तरह से चिंता की बात नहीं है। गिरावट में भी ब्रोकरेज हाउस ने दामन नहीं छोड़ा है सुइलोन का, क्योंकि सुइलोन के फंडामेंटल मजबूत है। लेकिन फ्रेंड्स, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।